डीजी 7 सीआरसी चुलिया के सभी छात्र छात्राओं का मैं गौतम कुमार राजहंस, सहायक शिक्षक कल्याण उच्च विद्यालय चुलिया, हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी इस संस्कृत की कक्षा में। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसको हम लोग कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, फैल चुकी है। और इस वजह से सभी शिक्षण संस्थान, चाहे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, सभी बंद हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को असुविधा हुई है तो वो हमारे प्यारे छात्र हैं जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, अपनी शिक्षा को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अभी सरकार के द्वारा डीजी 7 कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसी संदर्भ में मैं भी आज आप लोगों को अपनी संस्कृत कक्षा में शामिल करना चाहता हूं और आज मैं आप सबों को एक विषय पढ़ाना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। प्यारे छात्रों, यह जो कक्षा है यह विशेषकर नवम वर्ग के छात्राओं के लिए है, नवम वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए है। हालांकि इसका लाभ सभी को है, जो भी संस्कृत वर्णमाला से परिचित होना चाहते हैं उनके लिए है। विशेषकर नवम वर्ग के छात्र एवं दशम वर्ग के छात्र इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे वर्णमाला से भी परिचित नहीं रहते हैं। तो मैंने यही सोचकर, और हमारे सिलेबस में भी यह दिया हुआ है, इसलिए मैंने सबसे पहले वर्णमाला परिचय इस विषय को चुना और आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। आज हम लोगों का विषय है संस्कृत वर्णमाला परिचय। सबसे पहले प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, जैसे अ, ई, उ, क, ख, ग इत्यादि। बच्चों, इसको थोड़ा हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि का मतलब है, यहाँ जो आप ध्वनि देख रहे हैं, आवाज़। जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है, जैसे क, ख, ग, अ, आ। यह ध्वनि है। ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं कि वर्ण भाषा की उस मूल, यहाँ पर है वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि की जगह पर वर्ण भाषा की उस मूल इकाई को अथवा सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कि वर्ण भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को कहते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है तो बड़ी इकाई क्या है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर दिया है वाक्य, पद, वर्ण। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, उसके बाद की इकाई जो है, उससे छोटी जो इकाई है वह पद है, उसके बाद की जो सबसे छोटी इकाई है वह वर्ण है। इसलिए वर्ण को सबसे छोटी इकाई माना जाता है। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे पास वाक्य है रामः गृहं गच्छति। यह पूरा का पूरा एक वाक्य है। मतलब वाक्य जो बने हैं वह पदों से बने हैं, और पद किनसे बने हैं, तो वर्णों से बने हैं। जैसे कि पद यहाँ पर रामः स्वतंत्र पद है, गृहं स्वतंत्र पद है, गच्छति स्वतंत्र पद है, लेकिन इन सब को जब हम मिला देते हैं तो वाक्य बन जाता है। लेकिन पद जब हम बनाते हैं तो वर्ण हमें लेना पड़ता है। इसलिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि अथवा भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं। खंड नहीं कर सकते हैं का मतलब यह है कि यहाँ आप अ लीजिए, अ, ई, उ, क, ख, ग। अ क्या हम इसको खंड कर सकते हैं?
नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से क को हम खंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको हम खंड कर सकते हैं, क को यहाँ पर क्या है, क प्लस अ, इसको हम खंड कर सकते हैं। तो इस तरह जिसको हम भाषा की उस मूल ध्वनि अथवा छोटी इकाई जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, खंड नहीं कर सकते हैं, वह वर्ण है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि अथवा सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वर्णमाला, क्योंकि हमारा संस्कृत वर्णमाला परिचय, वर्ण को हम लोगों ने जान लिया। तो अब वर्णमाला किसे कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े से बड़े लोग वर्णमाला किसे कहते हैं इसकी परिभाषा नहीं दे पाते हैं अथवा इसके बारे में नहीं बता पाते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न किया है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात हमारे पास वर्ण जो हैं वह किस रूप में मिलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, हम उसको समझाए हैं कि वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जब एक जगह हैं यानी समूह में है, उसी तरह व्यंजन एक ही स्थान पर हमको मिल रहे हैं यानी समूह में हैं। तो स्वर और व्यंजन ये जो दो प्रकार के वर्ण हैं, जब जहाँ पर एक ही स्थान पर हमें मिलते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला वर्णमाला। तो इस तरह से वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं यह स्पष्ट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वर्ण के दो भेद, मुख्य रूप से वर्ण के दो भेद, स्वर एवं व्यंजन। तो सबसे पहले अब हम स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात जब हम ऐसे वर्ण का उच्चारण करें जिसके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता न हो। प्यारे छात्रों, आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। कौन कौन है, तो स्वर एवं व्यंजन। तो जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो अगर सहायता लेनी होगी तो व्यंजन की लेनी होगी, लेकिन स्वर वर्ण के उच्चारण में हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वर स्वयं ही उच्चरित होता है। इसलिए मैंने एक यहाँ पर संस्कृत में एक परिभाषा लिखी है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। यह स्वर शब्द की व्युत्पत्ति है। हालांकि यह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन स्वर शब्द की व्युत्पत्ति है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, मतलब जो स्वयं उच्चरित हो, जिसके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता न हो, उसे हम स्वर कहते हैं। तो इस तरह से कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 है। अब ध्यान में आप रख लेंगे, और जितना भी हम यहाँ अभी आपको बता रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी कॉपी में एक नोटबुक में आप उसे नोट कर सकते हैं। कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 है। कौन कौन है वो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। आप देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से हमारे पास संस्कृत में कुल स्वर वर्णों की संख्या 13 है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि मैंने लृ को घेर के रखा है और यहाँ भी नीचे में कुछ दिया है, इस तरह से इंडिकेट किया है। इसका कुछ आशय है। तो सबसे पहले मैं इसे समझाना चाहूँगा कि लृ में क्यों मैंने ऐसा किया है। देखिए, जब हम कक्षा में अपने छात्रों से पूछते हैं कि बताओ ये क्या है, तो ज़्यादातर बच्चे हमें कहते हैं कि सर ये ल और
री, इन दोनों का मिला हुआ रूप है। लेकिन बच्चों ये गलत है। यह स्वतंत्र एक स्वर है। ज़्यादातर बच्चों को, अधिकतर बच्चों को यह जानकारी नहीं होती है कि ली जो है वह स्वतंत्र स्वर है, स्वर वर्णों में ही यह गिना जाता है। तो इसे आप हमेशा ध्यान में रखें कि ली संस्कृत में एक स्वतंत्र स्वर है। ठीक है, अब हम इन चारों को समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये जो स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कभी हम ह्रस्व के रूप में उच्चारण करते हैं, कभी हम दीर्घ के रूप में उच्चारण करते हैं और कभी हम प्लुत के रूप में उच्चारण करते हैं। यहाँ पर प्लुत जो है यह संस्कृत में विशेष होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर केवल लिखा है, आप इतना समझ लें, जान लें कि प्लुत भी होता है। इसे मैं आगे इस विशेष इसके बारे में नहीं बताऊंगा, केवल ह्रस्व और दीर्घ के बारे में जानेंगे। दरअसल ह्रस्व और दीर्घ जो है और प्लुत, यह मात्रा है। मात्रा मतलब उच्चारण का काल। जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ण का तो उसमें जो समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। ह्रस्व का मतलब है एक मात्रा। जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे हम ह्रस्व कहते हैं, और जिसके उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे हम दीर्घ कहते हैं, और जिसके उच्चारण में तीन मात्रा की आवश्यकता हो उसे हम प्लुत कहते हैं। जैसे अ एक मात्रा है तो इसलिए अ ह्रस्व हो गया, आ इसमें दो मात्रा है इसलिए यह दीर्घ हो गया। इसी तरह प्लुत में तीन मात्रा लगती है और उस तीन मात्रा को बताने के लिए हम क्या करते हैं, अ के आगे तीन लिख देते हैं तो इसका मतलब प्लुत होता है। इसको आप अभी बहुत इसके बारे में न सोचें, केवल मैंने प्लुत भी होता है, एक मात्रा होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लिख दिया है। आप ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों के बारे में विशेष रूप से जानें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह तो ह्रस्व दीर्घ की चर्चा हुई, लेकिन ज़्यादातर छात्रों को इसके उच्चारण में कठिनाई होती है, इसलिए इसे सरलता से समझने के लिए क्या करेंगे, हम मात्रा के आगे जो ह्रस्व मात्रा है जिसको हम कहते हैं ह्रस्व, उसको हम छोटी मात्रा के रूप में जानेंगे। जैसे अ का उच्चारण हम जब करेंगे तो इसको हम छोटी मात्रा समझेंगे, छोटी मात्रा। आ इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ कहेंगे, लेकिन सरलता की दृष्टि से इसे हम बड़ी मात्रा, मतलब आगे हम जब भी कक्षा में चर्चा करेंगे तो ह्रस्व और दीर्घ, अगर हम ह्रस्व दीर्घ बोलें तो भी ठीक है, और अगर हम छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा बोलें तो आप छोटी मात्रा से ह्रस्व समझेंगे और बड़ी मात्रा से दीर्घ समझेंगे। तो इस तरह से हमारे पास स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो 13 है। कौन कौन है यहाँ पर दी गई है। तो इस तरह से हमने स्वर वर्ण को समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हमने इससे पहले जो स्वर वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी, जिस वर्ण का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं, ठीक उल्टे इसकी परिभाषा यहाँ पर है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण का उच्चरित नहीं हो सकता है। संस्कृत में व्यावहारिक व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। मैंने यहाँ पर व्यावहारिक व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 ऐसा लिखा है, इसके पीछे कुछ कारण है जिसे मैं आगे स्पष्ट करूँगा। आप सबसे पहले इतना समझ लें कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से उच्चरित होते हैं। उसे समझाने के लिए मैं यहाँ थोड़ा कुछ आपको लिख कर बताना चाहूँगा। जैसे हमारे पास
क है, लेकिन ये अभी स्वर के बिना है, तो क्या इसका उच्चारण हम कर सकते हैं? इसका क ऐसा करेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात और बता देता हूँ, मैंने आपको इससे पहले ये बताया कि एक मात्रा यानी ह्रस्व, दो मात्रा यानी दीर्घ, तीन मात्रा यानी प्लुत। तो आपके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा होनी चाहिए कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कितनी मात्रा लगती है। तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में आधे मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे क, ख इस तरह उच्चारण करेंगे, लेकिन क, ख इस तरह के उच्चारण से हम लोक में, व्यवहार में हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। तो इसलिए का सही उच्चारण करने के लिए हमें अ इसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जब क में अ मिल जाता है तो इसका क सही तरीके से इसका उच्चारण हो पाता है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से ही हो सकता है। संस्कृत में व्यावहारिक व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। ये हम आगे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ समझना जरूरी है वर्गीय व्यंजन। देखिए, व्यंजन के दो भेद मुख्य रूप से, एक वर्गीय व्यंजन और एक अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन का मतलब क्या है? इसका आशय यह है कि यहाँ आप देखेंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में कौन कौन है? क, ख, ग, घ, ङ। यानी कवर्ग वर्ग में आने के कारण क, ख, ग, घ, ङ ये किस वर्ग में आए? तो कवर्ग में आए। चवर्ग च, छ, ज, झ, य ये किस वर्ग में आए? तो चवर्ग में आए। वर्ग में आने के कारण इसको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, और जो वर्ग में नहीं आते हैं उसे अवर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन कौन है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। यह एक शॉर्ट फॉर्म है। आप कवर्ग बोलेंगे तो इससे क, ख, ग, घ, ङ आप ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरह से चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कुल मिलाकर इसकी संख्या, वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 है। चूँकि यहाँ पर 33 मैंने कुल व्यंजन वर्णों की संख्या बताई है, तो अभी वर्गीय व्यंजन की संख्या 25 हुई। अब आगे हम अवर्गीय व्यंजन देखते हैं। अवर्गीय व्यंजन है अंतस्थ, य, र, ल, व। इसको अवर्गीय व्यंजन क्यों कहा? क्योंकि इसमें कहीं भी न कवर्ग में, न चवर्ग में, न टवर्ग में, न तवर्ग में, न पवर्ग में, किसी भी वर्ग में य, र, ल, व नहीं आते हैं, इसलिए अवर्गीय हुए। इसी तरह ऊष्म वर्ण श, श, स, ह ये भी 4 हैं। तो ये 4 और ये 4 कुल मिलाकर 8 हो गए, और इधर 25 है तो कुल 33। ये 33 कुल संख्या हुई। लेकिन इसके अलावे भी अन्य कुछ वर्ण हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुस्वार। अनुस्वार आप यहाँ इस चिन्ह को जानेंगे, ये अनुस्वार हैं, लेकिन ये स्वर के साथ ही हमेशा रहते हैं, इसलिए स्वर के ऊपर ही इसको दर्शाया गया है। इसी तरह विसर्ग अह, ये भी हमेशा स्वर के साथ रहते हैं, यह भी वर्ण है। तो हम देखें यहाँ पर 33 और इन दोनों को अगर मिला लें तो कितना हो जाता है? 35। और इसके पीछे हमने, उसे बताने से पहले मैं थोड़ा और बता देना चाहता हूँ। अनुस्वार जैसे कि हमारे पास कुछ शब्द होते हैं, उदाहरण से मैं इसे समझाना चाहूँगा। जैसे हमारे पास संस्कृतम, यहाँ पर देखें, यहाँ अनुस्वार है। संसारः, यहाँ भी अनुस्वार है। यहाँ पर विसर्ग का भी आप उदाहरण देख सकते हैं। इसी तरह विसर्ग का हम उदाहरण देखते हैं। रामः, यहाँ पर विसर्ग है। मोहनः, यहाँ भी विसर्ग है। एषः विसर्ग है। सः
यहाँ भी विसर्ग है। तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों भी वर्ण हैं, ये अन्य वर्ण आते हैं, अन्य वर्ण में आते हैं, मतलब इनका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है। तो इस तरह से ये दो, इनको मिलाकर हम संख्या में देख रहे हैं 35 हैं, और स्वरवर्ण जो 13 थे उनको अगर हम मिला दें 35 और 13 तो कुल 48। मैंने आपको पहले बताया था कि संस्कृत में व्यावहारिक व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। दरअसल आप ऐसा समझें कि संस्कृत में व्यावहारिक कुल वर्णों की संख्या 48 है। वैसे तो संस्कृत में, मैंने व्यावहारिक इसलिए लिखा था, संस्कृत में तो वर्णों की संख्या अधिक है, लेकिन व्यावहारिक मतलब जितने का हम प्रयोग करते हैं उनकी संख्या कुल 48 है। कैसे 48 है? तो 13 स्वरवर्ण और 33 व्यंजन वर्ण और 2 अनुस्वार और विसर्ग, तो कुल मिलाकर 48 की संख्या हो जाती है। अब हम आगे की कक्षा में इन वर्णों का उच्चारण स्थान समझेंगे। साथ ही साथ कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर नहीं की, क्योंकि वे जो संयुक्त वर्ण होते हैं वो इन्हीं की सहायता से बनते हैं। तो उसकी चर्चा हमने यहाँ पर नहीं की क्योंकि इन्हीं की सहायता से होती है। वैसे उसकी चर्चा मैं आगे की कक्षा में करूँगा। तब तक आप इसको पुनः देखें और जो परिभाषाएं हैं उसे याद करने की कोशिश करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। अपने मित्रों को, यह बहुत आवश्यक है कि अपने मित्रों को, जो भी आसपास में आपके साथ पढ़ते हैं, आपके परिवार से होंगे, आप उन्हें भी डिजिसात के बारे में बताएं, उन्हें पढ़ने के लिए जागरूक करें, खुद भी पढ़ें और आसपास में साफ सफाई बनाए रखें। तो फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।